मैं इस मंच के माध्यम से एक केस का सहारा लेकर मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि जब भी कोई पैथोलॉजिकल केसेस हों, कोई वन साइडेड केसेस हों, जहां पर ज़्यादा कोई सिम्टम्स ना मिल रहे हों या कोई इमरजेंसी केसेस हों, तो उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये केस मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की भतीजी का था। पिछले साल 9 फरवरी 2018 उस दिन रात को करीब 11 बजे मुझे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि उसकी भतीजी की तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब का मतलब है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है और हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हॉस्पिटल वालों का और जो पीडियाट्रिशियन उनको अटेंड कर रहे थे, उनका ये कहना था कि अब केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता, देयर इज़ नो चांस। सो वो लोग पेशेंट को घर ले जा सकते हैं, यानी हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज कर रहे थे ताकि वो उसको घर ले जाएं, क्योंकि अब उसको बचाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि कोई होप नहीं है। उसने मुझसे पूछा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या कुछ होम्योपैथी से हो सकता है। उसने मुझसे पूछा क्या मुंबई में किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल सकता है जो ऐसे केसेस डील करता हो। उनका कहना था कि उन्होंने किसी बड़े होम्योपैथ के पास अपॉइंटमेंट लिया है, पर अपॉइंटमेंट एक दिन बाद का है, तब तक क्या करें। और ये हॉस्पिटल वाले तो बोल रहे हैं कि इसको घर ले जाइए, नथिंग कैन बी डन, शी विल नॉट सर्वाइव। अब ऐसे मौके पर आप क्या करेंगे। डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका एक डिसीजन उस पेशेंट की जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है। मैंने अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि अभी रात बहुत हो गई है और सुबह तक वेट करने से अच्छा है कि कुछ एक्शन लेते हैं। आई रिक्वेस्टेड हिम इफ आई कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू हेल्प हर। मेरा अपना मानना यह है कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ किया जाए। तो मैंने उसे ही कहा कि कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करते हैं। मैंने उसे कहा कि जब तक कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता, let me manage this case. This was my request to which he agreed. मैंने पूछा कि थोड़ा बताओ मुझे क्या हो रहा है बच्ची को, थोड़ा डिटेल्स दो तो मैं कोशिश करता हूँ। तो he answered, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, ब्रेथलेस है, पल्स इरेगुलर है, अभी ब्रेडिकार्डिया है, इरेगुलर पाल्पिटेशंस हैं। मैंने उसे फिर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है, अभी कुछ बताओ केस के बारे में, अभी क्या कंडीशन है। उसने फिर से यही कहा, he answered again, कुछ नहीं, वो उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रेथलेस हो रही है, पल्स इरेगुलर है, ब्रेडिकार्डिया है और इरेगुलर पाल्पिटेशंस है। इवन आफ्टर परसिस्टेंट इंक्वायरी I could get only few details. बार बार पूछने पर भी मुझे यही थोड़ी सी जानकारी मिली कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, ब्रेथलेस है, पल्स इरेगुलर है, ब्रेडिकार्डिया है, इरेगुलर पाल्पिटेशंस है। अब क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमको ऐसा अपीयर करता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ है। ये सिर्फ कुछ डायग्नोस्टिक टर्म्स हैं या फिर किसी एक और डायग्नोसिस के सिम्टम्स हैं। तो अब कैसे आगे बढ़ा जाए। नाउ एज आई ऑलवेज से, कॉज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉज मिलना चाहिए, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं मिला। सो हाउ शैल वी प्रोसीड। तो देखते हैं 6th एडिशन में डॉक्टर हनीमन हमको इस बारे में क्या कहते हैं। तो इसके लिए हम रेफर करेंगे एफोरिज्म 7। एफोरिज्म 7 में डॉक्टर हनीमन कहते हैं, नाउ एज इन डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज टू बी रिमूव्ड, यानी ऐसे केसेस जहां पर कोई मेंटेनिंग कॉज ना हो, कोई एक्साइटिंग कॉज ना हो, वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स। हम सिर्फ उसमें से सिम्टम्स समझ पाते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। It must be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it. मतलब कि ऐसे केसेस
जहां कॉज नहीं मिलता वहां पर कॉज को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसे केसेस जहां कॉज ना मिले वहां पर जो सिम्टम्स हैं उन्हीं को देखना चाहिए। कॉज नहीं है तो जो सिम्टम्स हैं उन्हीं की मदद से हम रेमेडी तक पहुंच पाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, जहां कॉज नहीं मिलता इट मस्ट बी द सिम्टम्स अलोन बाय विच द डिजीज डिमांड्स एंड पॉइंट्स टू द रेमेडी सूटेड टू रिलीव इट। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि एफोरिज्म 92 में क्या कहते हैं। अब ये केस जो है ये अर्जेंट केस है, रैपिड कोर्स होगा इसका, सीरियस कैरेक्टर का है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो 92 एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमन सेज, पहला लाइन है, बट इफ इट बी अ डिजीज ऑफ रैपिड कोर्स एंड इफ इट्स सीरियस कैरेक्टर एडमिट ऑफ नो डिले, यानी अगर जो डिजीज है वो बहुत फास्ट पेस का है और वो जो डिजीज है वो बहुत सीरियस है, बहुत अर्जेंट है, और वो हमें टाइम का ये नहीं देता कि हम रिलैक्स होकर आराम से प्रिस्क्राइब करें, हमें अर्जेंट में प्रिस्क्राइब करना होगा, तब क्या करना है, द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विथ ऑब्जर्विंग द मॉर्बिड। क्या कहते हैं, बट इफ इट बी अ डिजीज ऑफ अ रैपिड कोर्स एंड इफ इट्स सीरियस कैरेक्टर एडमिट ऑफ नो डिले, द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विथ ऑब्जर्विंग द मॉर्बिड कंडीशन। मतलब ऐसे केसेस जो अर्जेंट हों, ऐसे केसेस जिसका कोर्स बहुत रैपिड हो और हमारे पास ज़्यादा समय ना हो, ऐसे केसेस में हमें जो कुछ भी मिलता है उसी से संतोष करना चाहिए, उसी से कंटेंट हो जाना चाहिए। जितना कुछ भी हम ऑब्जर्व कर पाएं उसी से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना चाहिए। अब यहां पर हम एक और एफोरिज्म पढ़ते हैं। ये बेसिकली ये जो अभी मैं एफोरिज्म पढ़ने जा रहा हूं ये वन साइडेड डिजीज का है, लेकिन ये यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 177 एफोरिज्म में डॉक्टर हनीमन कहते हैं, इन ऑर्डर टू मीट मोस्ट सक्सेसफुली सच अ केस एज दिस which is of very rare occurrence, we are in the first place to select, guided by these few symptoms, the medicine which in our judgment is the most homeopathically indicated। मतलब कि अगर हमें ऐसे केसेस में ये जो थोड़े से सिम्टम्स मिलते हैं, है ना, क्या कहते हैं, वी आर इन द फर्स्ट प्लेस टू सिलेक्ट गाइडेड बाय दीज फ्यू सिम्टम्स। हमको जिस केस में फ्यू सिम्टम्स मिले, थोड़े सिम्टम्स मिले, यही जो थोड़े से सिम्टम्स हैं यही हमको गाइड करेंगे। क्या कहते हैं, वी आर इन द फर्स्ट प्लेस टू सिलेक्ट गाइडेड बाय दीज फ्यू सिम्टम्स, और एक ऐसी मेडिसिन चुनेंगे जो हमारी समझ से सबसे ज्यादा सूटेबल हो, द मेडिसिन इन विच आवर जजमेंट इज द मोस्ट होम्योपैथिकली इंडिकेटेड। अब अगर इन सभी एफोरिज्म्स को हम ब्रीफ में समझें तो क्या आकलन क्या निकलता है, क्या इसका सार निकलता है, इसका जो एसेंस कहते हैं, क्या एसेंस निकलता है इन सभी का। पहला, कॉज इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेकिन अगर कॉज नहीं मिला तो बाकी के सिम्टम्स को कंसिडर करना है। तीसरा, अगर केस अर्जेंट वाला है या इमरजेंसी वाला है तो हम जितना भी थोड़ा बहुत सिम्टम्स मिलता है हमें उसी से हमको काम चलाना है। और ऐसे केसेस में जहां थोड़े से एक या दो सिम्टम्स मिलते हैं, ऐसे केसेस में हमें ये एक या दो सिम्टम्स ही मदद करेंगे रेमेडी तक पहुंचने में। तो ये हमको जानकारी मिलती है। तो अब हम वापस आते हैं अपने इस केस पर। मैं केस की ब्रीफिंग थोड़ा सा फिर से दे देता हूं। केस है 12 साल की लड़की का जिसकी कंडीशन अब क्रिटिकल है, और जैसा कि हमें पता चला मेरे फ्रेंड से कि उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, ब्रेथलेसनेस है, पल्स इरेगुलर है, पाल्पिटेशंस इरेगुलर है। ये थोड़े से सिम्टम्स जो हमें मिले हैं, अब इन्हीं से हमको गुजारा करना है। अब हमारा जो रोड मैप क्या होना चाहिए इसमें, अगर ऊपर के जो हमने एफोरिज्म्स पढ़े, जो हमने समझे एफोरिज्म्स, अगर उनको आप ध्यान में रखते हैं तब आपको लगेगा कि इसका रोड मैप क्या होना चाहिए। सिंपल है ना। जब सिम्टम्स कम हैं तो ऐसे में जो भी जितने सिम्टम्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो भले ये 4-5 सिम्टम हमको मिले लेकिन ये 4-5 की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि और कोई है ही नहीं। और अगर ऊपर समझे गए एफोरिज्म्स को भी ध्यान में रखें तो भी
जब थोड़े सिम्टम्स हैं तो यही सिम्टम्स हमें हमारी रेमेडी तक ले जाएंगे। अब इन थोड़े सिम्टम्स को हम रेपर्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि पेशेंट को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। तो हमारा पहला रूब्रिक होगा चेस्ट हार्ट फेलियर कंजेस्टिव। रूब्रिक है चेस्ट हार्ट फेलियर कंजेस्टिव। अब जो दूसरी बात हमें पता है वो ये कि ये बच्ची ब्रेथलेस है, और हम ये भी जानते हैं कि इसको हार्ट की तकलीफ है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और ब्रेथलेसनेस दोनों साथ साथ है, यानी हार्ट की तकलीफ के साथ सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है। तो इसके लिए जो रूब्रिक है चेस्ट हार्ट कंप्लेंट्स ऑफ द accompanied by respiration difficult। नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि चेस्ट में पाल्पिटेशंस हो रही हैं और वो भी इर्रेगुलर। तो रूब्रिक होगा चेस्ट पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट इर्रेगुलर। अब हमको ये भी पता है कि बच्ची का जो पल्स है वो ठीक नहीं चल रहा है, रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर पल्स है और स्लो चल रही है। तो हमारा रूब्रिक होगा जनरल्स पल्स इर्रेगुलर एंड स्लो। और हम जानते हैं कि हमारे फ्रेंड ने ये भी बताया था कि उसको ब्रेडिकार्डिया है, मतलब हार्ट और पल्स स्लो चल रहा है। रूब्रिक होगा ब्रेडिकार्डिया, जिसके लिए जो सही रूब्रिक है वो है जनरल्स पल्स स्लो, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है इक्वल्स टू ब्रेडिकार्डिया। इन रूब्रिक्स को जब हम अरेंज करते हैं, इनको सब एक साथ क्लब करते हैं, आप इसको रेपर्टोरियल एनालिसिस करते हैं, तब 3 रेमेडीज निकलकर सामने आती हैं, नाजा, ऑक्सैलिक एसिड और डिजिटालिस। लेकिन अब इनमें से कौन सी मेडिसिन देनी है, ये क्वेश्चन हमेशा हॉन्ट करता है कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं कि इसका सिंपल और सीधा आंसर है रेफर मटीरिया मेडिका। जब भी आपको रेमेडी डिफरेंशिएट करना हो तो आप मटीरिया मेडिका का सहारा लीजिए। जो भी 2-3 मेडिसिन आपको डिफरेंशिएट करना है, जाइए आप की नोट को उठाइए या बोरिक को उठाइए या फाटक को उठाइए, जो भी मटीरिया मेडिका आपको पसंद हो, जो आपको समझने में आसान लगे, उसको उठाइए और उसके की नोट्स को, गाइडिंग सिम्टम्स को, एक एक रेमेडी के गाइडिंग सिम्टम को पढ़िए। वहां से आपको आसानी से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मैं भी ऐसा ही करता हूं। तो फाटक मटीरिया मेडिका जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इट शुड बी कंसिडर्ड इन, डिजिटालिस के लिए लिखा हुआ है इट शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल डिजीजेस where the heart is chiefly involved with abnormally slow, irregular or intermittent pulse. When you read Clark, it says there are 3 main symptoms in digitalis pathogenesis. और उसमें पहले जो 3 मेन सिम्टम्स है उसमें पहला ही सिम्टम है स्लो, वीक, इररेगुलर, इंटरमिटेंट पल्स। और फिर बीच में एक जगह दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द हार्ट विद पाल्पिटेशंस। बोरिक मटीरिया मेडिका को जब आप रेफर करते हैं तो द वेरी फर्स्ट लाइन इन बोरिक सेज डिजिटालिस कम्स इनटू प्ले वेयर द हार्ट इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड, वेयर द पल्स इज वीक, इररेगुलर, इंटरमिटेंट, एबनॉर्मली स्लो एंड ड्रॉप्सी ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स। ड्रॉप्सी माने जो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है वो भी एक तरह का ड्रॉप्सी ही है। जब आप मटीरिया मेडिका को कंसल्ट करते हैं तब आप पाएंगे कि डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो जाता है। और यहाँ पर भी जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड, डिजिटालिस और नाजा से, तब आप पाएंगे कि डिजिटालिस सबसे सटीक रेमेडी अपीयर करती। आपके मन में कोई शंका नहीं रह जाता, कोई डाउट नहीं रह जाता कि मैं ये दूं या ये दूं, ये दूं या वो दूं। इस पेशेंट को भी हमने डिजिटालिस 30 एवरी 15 मिनट्स दिया। इसका फॉलोअप मुझे अगले दिन शाम को जब पता चला तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही सुकून देने वाला था। आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट शी इज पासिंग लॉट्स ऑफ यूरिन
and urine is dribbling out drop by drop involuntarily. मतलब अपने आप ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन निकल रहा है और उसको बार बार यूरिन जाने का मन कर रहा है। वो यूरिन पास करके आ रही, फिर भी ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता जा रहा है यूरिन। Possibly this was body's adaptation to remove the extra fluid. Congestive cardiac failure में हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है। तो I presume, मुझे अब मैं इस बात को पूरी सत्यता के साथ प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन possibly this was बॉडी का adaptation to remove the extra fluid, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड लोड हो रहा था, जिसकी वजह से उसको ब्रेथलेसनेस हो रहा था। The second thing was she had no more breathlessness episodes. डिजिटैलिस से पहले उसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन पे रखा गया था। ऑक्सीजन इज नाउ स्टॉप्ड एंड शी कैन मेंटेन सैचुरेशन विदाउट O2 सपोर्ट। शी वॉज गिवन कंटिन्यूअस IV इन्फ्यूजन, तो IV इन्फ्यूजन भी स्टॉप कर दिया गया था। उसे जो IV इन्फ्यूजन दे रहे थे वो डोबिटामाइन का था, तो ये डोबिटामाइन का IV इन्फ्यूजन कंटिन्यूसली उसको चल रहा था। दैट वाज स्टॉप्ड। शी हैज नो इर्रेगुलर रिदम ऑफ हार्ट, कॉन्सिक्वेंटली पल्स इज नॉर्मल एंड देयर इज नो ब्रेडिकार्डिया। और इस केस से संबंधित अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, किसी भी तरह के कोई प्रश्न हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, तो ज़रूर पूछिएगा।